करती हूँ कि वो औपचारिक रूप से दीक्षांत समारोह का प्रारंभ करें। धन्यवाद। बॉस हेलो, थोड़ा सा कोई फायदा थोड़ी नहीं था यार आगे जाने से। धन्यवाद महोदय। और Shri Raita ji, born in 1951 in a farmer's family at village Babora in Varanasi, received his basic education in the village and subsequently completed his Master of Science in Physics from Gorakhpur University. He was a brilliant student. He worked as a lecturer in physics at KB Postgraduate College, Mirzapur, Uttar Pradesh. He is a born leader. He has worked actively and led in an exemplary manner on different fronts at different organization levels. प्रोफेसर सोबती जी, आदरणीय टंडन जी, यहाँ के महापौर श्री दिनेश जी शर्मा और इस विश्वविद्यालय के उपाधि प्राप्त करने वाले सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज जिन छात्रों छात्राओं ने डिग्री हासिल की है, ऐसे डिग्री एवार्डी मैं सभी छात्र छात्राओं को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और शुभकामनाएं इसलिए देना चाहता हूं कि आपने अपनी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर इस मुकाम को हासिल किया है कि आज आपको विश्वविद्यालय डिग्री दे रहा है। और परमात्मा आप सबके अंदर वह योग्यता, क्षमता, प्रतिभा ऐसी दे ताकि भारत को एक सशक्त, स्वाभिमानी और स्वावलंबी भारत बनाने में आप अपना योगदान कर सकें, यह मैं प्रार्थना कर रहा हूं। और जैसा मैंने कहा कि जो भी यह डिग्री आज हासिल हुई है वह आपके अथक परिश्रम का ही यह परिणाम है, आपके लगन का यह परिणाम है। और मैं इस विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति जी और समस्त प्राध्यापक गण को भी बधाई देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की स्थापना 1996 में हुई थी और इतने कम समय में इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को जो आपने प्रतिष्ठा दिलाई है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं भी फिजिक्स का छात्र रहा हूं और मैं जानता हूं कि सामान्यतः विश्वविद्यालयों में पुरानी परंपरा रही है, जो ट्रेडिशनल कोर्सेज होते हैं, जो पारंपरिक विषय होते हैं, उन्हीं की पढ़ाई होती है। लेकिन इतने कम आयु के विश्वविद्यालय को जिस तरीके से आपने इन्वायरमेंटल साइंस और साथ ही साथ अप्लाइड एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, ऐसे कई आपने विषयों पर शिक्षा प्रारंभ की है, इसकी मैं सराहना करता हूं। लेकिन मैं इस विश्वविद्यालय परिवार के समक्ष मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं आज यदि मंच पर उपस्थित हूं तो मैं अपराध बोध से ग्रसित हूं।
गिल्टी कॉन्शियस। वैसे जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि मुझे डीलिट की उपाधि से विभूषित किया जाएगा, तो मैंने आदरणीय कुलपति जी से को यह संदेश भेजा था कि मैं यह उपाधि प्राप्त करने के योग्य नहीं हूं। यह उपाधि मुझे प्राप्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मैं यहां पर आया तो कुलपति महोदय ने कहा कि नहीं, आपको उपाधि लेनी पड़ेगी। और विश्वविद्यालय परिसर में यदि मैं खड़ा हूं और यदि मैं कुलपति के आदेश को न मानूं तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी अवमानना है। उन्होंने कहा कि आपका समाज में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपने भिन्न भिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, अथवा इस उत्तर प्रदेश की एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में जो आपने जिम्मेदारी निभाई है, वह आपका समाज के लिए कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मैं बच्चों में कहना चाहता हूं, यह हमारा कोई योगदान नहीं है। ईश्वर ने जो मेरे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, जो दायित्व का बोध दे रखा है, भिन्न भिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए उस दायित्व का हमने निर्वहन किया है, अपने कर्तव्य का पालन किया है। हमारी यह क्षमता नहीं है कि मैं समाज को कुछ दे सकूं, हमारी यह क्षमता नहीं है कि मैं कुछ समाज को दे सकूं, बल्कि समाज ने ही मुझे देकर कुछ बनाया है। यह बात मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं। समाज का कंट्रीब्यूशन हमें बनाने में है, मैं समाज को नहीं बना सकता। लेकिन फिर भी आपने यह उपाधि हमको दी है और मैं कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय का पूरा परिवेश मैं देख रहा था और कुलपति महोदय जब बोल रहे थे तो उन्होंने बताया कि क्या क्या कार्यक्रम उन्होंने प्रारंभ किए हैं। सचमुच मैं उससे प्रभावित हुआ। स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम मैं समझता हूं कि इसके पहले कभी भी इस प्रकार से इसे मिशन के रूप में और अभियान के रूप में किसी विश्वविद्यालय में भारत में नहीं दिया गया। क्या मेरे बच्चों, आपको यह नहीं लगता है झाड़ू लगाना ये छोटा काम माना जाता है? सिर पर बोझ उठाना यह छोटा काम माना जाता था? लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान में यह स्वच्छता मिशन लॉन्च करने के बाद एक ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं और सबको यह संदेश देने में कामयाबी हासिल की है, कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई काम छोटा नहीं होता है। हर काम का एक अपना महत्व होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री का काम हो, चाहे राष्ट्रपति का काम हो, चाहे किसी का काम हो, हर काम का महत्व होता है। काम के कारण कोई व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं हो सकता है। व्यक्ति जीवन में यदि बड़ा होता है, उसका कद यदि बड़ा होता है, तो उपाधियों के कारण भी, डिग्रीज के कारण भी उसका कद बड़ा नहीं होता है। अब आपके बारे में अथवा हमारे बारे में अथवा किसी के बारे में स्वाभाविक है कि किसी कार्यक्रम में यदि आमंत्रित किया जाएगा तो प्रशंसा की जाएगी, बहुत सारे एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जाएगा, शब्दों के भी अलंकार होते हैं, उन शब्दों के अलंकारों का प्रयोग किया जाएगा और किसी को ठीक ठाक तरीके से लोगों के सामने पेश करने की जरूरत होती है। कोई पेश करना चाहता है अपने को तो आप देखते होंगे कि बाकायदे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर और जितनी अधिकतम डेंटिंग, पेंटिंग, सेंटिंग हो सकती है वह सब करके ही समाज के सामने वह अपने को प्रस्तुत करता है। लेकिन मेरे बच्चों, जीवन में ध्यान रखना कि मनुष्य अपने जीवन में शब्दों के अलंकारों से अलंकृत होकर कभी विभूषित नहीं हो सकता। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है तो अपनी कृतियों के माध्यम से ही विभूषित होता है। इस हकीकत को जीवन में मत भूलना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर यह विश्वविद्यालय है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में मैं जानता हूं कि इस विश्वविद्यालय परिवार के बच्चे बच्चे को
जानकारी निश्चित रूप से होगी, इसलिए विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन शायद इसकी भी आप सबको जानकारी होगी कि सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी, यदि सचमुच समाज में जो अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए लोग हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, डिस्पजेस्ड हैं, ऐसे सारे लोगों को यदि सचमुच आप ऊपर उठाना चाहते हो तो कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिस शिक्षा के माध्यम से सोशल इंपावरमेंट भी हो सकता है और इकोनॉमिक इंपावरमेंट भी हो सकता है और समाज की अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति को ऊपर उठाया जा सकता है। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा। और ज्ञान एक ऐसी निधि है, एक ऐसी पूंजी है, आज से नहीं, भारतीय वांग्मय है। मैंने भारत के जितने प्राचीन धर्मशास्त्र हैं, यदि उनके पन्नों को पलटकर यदि आप देखो तो आप भी इस नतीजे पर पहुंचोगे कि सबसे बड़ी निधि मनुष्य के जीवन के लिए कोई मानी गई है तो शिक्षा, ज्ञान की मानी गई है। सबसे बड़ी निधि इसे माना गया है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में, भारतीय वांग्मय में कहा है, विद्वानः सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है। और मैं कह सकता हूं कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह में कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार में जो कुछ भी रहते हुए, लेकिन जब कभी भी मैं किसी विद्वान को अपने सामने देखता हूं तो एक सम्मान के साथ मेरा मस्तक स्वाभाविक रूप से उसके सामने झुक जाता है। विद्वत्ता का एक महत्व होता है, उसे कोई नकार नहीं सकता। यदि आपने इतिहास पढ़ा होगा और यदि आपको स्मरण होगा तो आप जानते होंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब एक बड़े इकोनॉमिक रिसेशन, एक आर्थिक मंदी के दौर से जब गुजरना पड़ा था ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन ने अपने सभी मंत्रालय और विभागों का जो फंड एलोकेशन होता है, जो धनराशि स्वीकृत होती है, उसमें कटौती करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन बच्चों, उस समय भी अंग्रेजों ने यह सोचा कि इस आर्थिक संकट से यदि हम इस ब्रिटेन को यदि निजात दिलाना चाहते हैं तो एक ही तरीका हो सकता है, जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनके बजट में कटौती नहीं की जानी चाहिए। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बजट में एक भी पैसे की कटौती नहीं की गई थी, बल्कि वह बजट बढ़ाया गया। इतना बड़ा महत्व होता है। मैं यह मानता हूं कि यह विडंबना है हमारी शिक्षा व्यवस्था की। हमारी शिक्षा व्यवस्था कुछ वेस्टर्नाइज हो गई है, पाश्चात्यकरण हो गया है। बच्चों, इस बात को बराबर ध्यान रखना है। और मैं आपसे भी यह निवेदन करूंगा, और मैं तो सारी देश की शिक्षण संस्थाओं से निवेदन करना चाहता हूं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो मैकाले ने भाषण दिया था, भारत के लोगों को अपनी यदि जड़ों से यदि काटना चाहते हो तो एक ही तरीका है कि उनकी भाषा से अलग कर दो, उनकी संस्कृति से अलग कर दो। और जो किया जा सकता है तो केवल अंग्रेजी के माध्यम से किया जा सकता है। यह ब्रिटिश पार्लियामेंट का भाषण है और मैं वाइस चांसलर साहब से कहूंगा, अंग्रेजी कोई बुरी नहीं है, भाषा कोई गलत नहीं होती है, भाषा कोई बुरी नहीं होती है, बोलना भी कोई गलत नहीं है। सभी भाषाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन जो कुछ भी ज्ञान और विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी इस विश्व में है, वह केवल अंग्रेजियों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। यह धारणा, यह एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके मन से समाप्त होना चाहिए मेरे बच्चे। आपको यह भी जानकारी होगी, और आज मैं दावे के साथ एक फिजिक्स का स्टूडेंट होने के नाते मैं कह सकता हूं कि जो ज्ञान और विज्ञान, जो साइंस और टेक्नोलॉजी भारत के पास थी, भारत के पास है, वह साइंस और टेक्नोलॉजी विश्व में किसी के पास नहीं है। जीरो का कंसेप्ट इस विश्व को यदि किसी ने दिया है तो भारत ने दिया है। ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, एलजेब्रा का बेसिक कंसेप्ट यदि किसी ने पूरे विश्व को दिया है तो भारत ने दिया है। ऐसा आयरन, ऐसा लोहा जिस पर जंग न लगे,
यह किसी ने पहली बार यदि बनाया है तो भारत ने बनाया है, दुनिया के किसी दूसरे देश ने बनाया। मैं पिछली बार किसी शिक्षण संस्था में लखनऊ में बोलने के लिए गया था, तो मैंने कहा था कि हमारे देश के ज्ञान और विज्ञान का कितना बड़ा महत्व है। यहां पर साइंस के स्टूडेंट्स हैं ना, जरा हाथ उठाइए, कितने लोग हैं? आप सबने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी पढ़ा है कि नहीं? हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, उसकी चर्चा मैं एक विश्वविद्यालय में कर चुका हूं, लेकिन आपके सामने भी करना चाहता हूं। बच्चों, आपको जानकारी नहीं होगी, लोग समझते होंगे कि यह बेसिक कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी का यदि किसी ने दिया था तो हाइजेनबर्ग ने दिया था। यह सच नहीं है। मिस्टर हाइजेनबर्ग ने एक अपने ऑस्ट्रेलियन मित्र डी स्कोपरा, शायद यह पुस्तक यहां की लाइब्रेरी में होगी, उसमें लिखा है कि जब मैंने मिस्टर हाइजेनबर्ग से यह पूछा कि यह बतलाओ प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी का बेसिक कंसेप्ट तुम्हें कहां से मिला था, तो हाइजेनबर्ग ने यही कहा था कि जब मैं रविंद्रनाथ टैगोर के साथ वेदांत पर चर्चा कर रहा था तब मुझे उसका बेसिक कंसेप्ट मिला था, और वहीं से हमने यह प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, एक नए सिद्धांत का इजाद किया। अद्भुत है भारत, भूला नहीं जा सकता। इसके प्रति एक गौरव का भाव हमारे मन के अंदर होना चाहिए, स्वाभिमान का भाव हमारे मन के अंदर होना चाहिए। यह मैं बराबर अपने बच्चों से यही अनुरोध करता हूं। यह भाव किसी भी सूरत में, मन से किसी भी सूरत में नहीं निकलना चाहिए। बातें बहुत सारी हैं, किन किन चीजों की चर्चा करूं? जैसे शिक्षा, आपने विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है, कुलपति महोदय ने आपको डिग्री दी है, लेकिन आपने देखा, आपसे यदि मैं एक सवाल करूं, क्या इस पूरे कन्वोकेशन, इस दीक्षांत समारोह की थीम क्या है? क्या कोई बच्चा बतलाएगा? कोई हमारा नौजवान खड़ा होगा? इस पूरे कन्वोकेशन की थीम क्या है? पूरे दीक्षांत समारोह की थीम मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अभी अभी कुलपति महोदय ने कहा है कि सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, माता पिता गुरु का आदर करो। यही इस दीक्षांत समारोह की थीम है। आपने वर्षों तक यहां शिक्षा तो हासिल की है, लेकिन शिक्षा से ही मनुष्य अपने जीवन में परफेक्ट नहीं बन सकता है, पूर्ण नहीं बन सकता है। परफेक्ट बनने के लिए मनुष्य के जीवन में दीक्षा की सबसे अहमियत है, जिसे संस्कार कहते हैं। और आप ये बहुत सारे सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव बच्चे, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव, तथाकथित प्रगतिशील, जो नहीं जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्रेसिव लोग यह भी मानते हैं कि यह दीक्षा, संस्कार, इन सब सारी चीजों का मनुष्य के जीवन में महत्व क्या है। लेकिन ध्यान रखना एक बात, आप देखते होंगे कि भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में नवयुवकों की, भारत तो इस मामले में सौभाग्यशाली है कि 65% से अधिक की आबादी दुनिया में यदि किसी देश के पास नवयुवकों की है तो केवल और केवल भारत में है। लेकिन यहां पर भी दो धाराएं चल रही हैं। एक धारा है, वह भी ज्ञानी है, उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शिक्षा ली है, इंजीनियरिंग की शिक्षा ली है, हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन आज वह आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, वह विध्वंस को जन्म दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे भारतीय मूल और भारत के रहने वाले ऐसे भी हमारे नौजवान हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सर्जरी, मेडिकल में भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। ऐसे भी नौजवान हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? अंतर है संस्कारों का, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का, सबसे बड़ा संकट है। इसलिए मनुष्य के जीवन में दीक्षा का, संस्कारों का ये बहुत बड़ा महत्व होता है। और वैसे देखा जाए तो इस समय हमारे देश के शिक्षण संस्थाओं की स्थिति का जहां तक सवाल है, आप शायद जानते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि एक वी-वॉक्स
एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टेस्ट सर्वे, वीबॉक्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टेस्ट सर्वे ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि भारत के केवल 34% ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो कि एम्प्लॉयबल हैं, जो कि रोजगार जिनको दिया जा सकता है, ऐसे लोग हैं। ये कोई कम चिंता का विषय नहीं है। लेकिन पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी गवर्नमेंट ने अलग से इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए और ऐसे ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स के स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से एक मिनिस्ट्री हम लोगों ने बनाई है। और मैं बधाई देना चाहता हूं यहाँ के कुलपति, यहाँ के पूरे विश्वविद्यालय परिवार को कि उन्होंने भी यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चलाने का फैसला किया है ताकि बच्चों के हाथों को रोजगार मिल सके। और मैं यह भी इस परिवार से अनुरोध करना चाहता हूं कि व्यक्तित्व का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कैसे हो सकता है इस विश्वविद्यालय परिसर में। यहां का माहौल देखने के बाद मैं यह बात कह रहा हूं, शायद अन्यत्र किसी शिक्षण संस्था को संबोधित करना होता तो न कहता। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, लॉप साइडेड डेवलपमेंट पर्सनालिटी का नहीं होना चाहिए। कैसे होगा वो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट? व्यक्ति को रोजगार भी चाहिए, व्यक्ति को के मान सम्मान की रक्षा भी होनी चाहिए, उसके बुद्धि को ज्ञान भी चाहिए, और साथ ही साथ आत्मा को भगवान भी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं मैं तो बिल्कुल नास्तिक हूं, भगवान का कोई मतलब नहीं है। मान लो नास्तिक है, लेकिन इस हकीकत को साइंस और टेक्नोलॉजी आज की नहीं स्वीकार कर सकती कि कहीं ना कहीं कोई एक सुपर पावर है जो होल यूनिवर्स का संचालन करने का काम कर रहा है। इस हकीकत को कैसे कोई टाल देगा? नहीं टाल सकता। और इस पर तो मैं, यदि कोई घंटे भर बहस करे तो मैं बहस करने के लिए मैं तैयार हूं। आप उसको गॉड कहिए, आप इसको भगवान कहिए, आप उसको ईश्वर कहिए, आप उसको खुदा कहिए, आप उसको अल्लाह कहिए, आप उसको ईसा मसीह कहिए, कहीं ना कहीं एक सुपर पावर है जो होल यूनिवर्स का संचालन करने का काम कर रहा है। तो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए यह आवश्यक है तन, मन, बुद्धि, आत्मा, चार चीजों को मिलाकर यह मनुष्य बना हुआ है। तन माने शरीर। शरीर का सुख कैसे मिलेगा? जब हर नागरिक को पहनने के लिए अच्छे वस्त्र मिले, खाने के लिए अच्छा भोजन मिले, कपड़े मिले, चलने के लिए वाहन मिले, यानी अन्य जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं, जो एक प्रारंभिक सुविधाएं होती हैं, वह सब प्राप्त हों, वह धन से मिलेगा। तो धन कहां से आएगा? धन आएगा रोजगार से। हर व्यक्ति को रोजगार कैसे मिले ताकि उसके तन के सुख के लिए, धन के सुख के लिए धन दान मिल सके। रोजगार चाहिए तभी धन मिलेगा। मन है, यहां पर गरीब परिवार की माताओं की गोद से पैदा हुए भी बच्चे यहां पर मौजूद होंगे। मैं कहूं बड़े से बड़ा राजा महाराजा आकर यह कहे तुम गरीब हो, झोपड़ी में रहते हो, तुम्हें खाने के लिए एक समय की सूखी रोटी नहीं मिलती है, चलो तुम्हारे नाम से मैं राजमहल लिख देता हूं। लेकिन शर्त यह होगी जब सुबह बिस्तर से सोकर उठोगे तो तुमको इसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामने वाली सड़क पर खड़ा करके धीरे धीरे तुम्हारी खोपड़ी पर 2 चांटे लगाए जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि भले ही गरीब मां की कोख से क्यों न पैदा हुआ हो, भले ही झोपड़ी में क्यों न रहता हो, भले ही एक समय खाने के लिए सूखी रोटी न मिलती हो, उसका स्वाभिमान जाग उठेगा और राजा को ललकारते हुए कहेगा, ए राजा, तुम्हारे राजमहल को मैं पैरों से ठोकर मारता हूं लेकिन अपनी खोपड़ी पर कभी जूता नहीं खा सकता। बच्चों, यह होती है स्वाभिमान की भावना। हर व्यक्ति का मान सम्मान स्वाभिमान कैसे सुरक्षित रहे? यह स्वाभिमान व्यक्ति का भी होता है, समाज का भी होता है, राष्ट्र का भी होता है। और यही राष्ट्रीय स्वाभिमान था कि चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह और खुदीराम बोस जैसे नौजवानों ने भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी को फंदे को चूम लिया था। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो हर तन के सुख के लिए धन धान दे सके, हर मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान दे सके, हर बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान दे सके,
प्रिंसिपल ऑफ आर्मडीज आपने पढ़ा होगा। यूरेका यूरेका बोलते हुए जब वो टब के बाहर जब दौड़ने लगा तो उसे जिस सुख की प्राप्ति हुई थी वह तन का शरीर का सुख नहीं था, वह मन का सुख नहीं था। जिस चीज की तलाश वह कर रहा था वह मिल गया था, वह सुख ज्ञान का सुख था, ज्ञान का सुख था। तो तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए। चौथी चीज आत्मा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि आत्मा है कहां। मैं मानता हूं छात्र होने के नाते विज्ञान का कि यह आत्मा का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई वजन नहीं है, देखी नहीं जा सकती। लेकिन घर में आप अपने देखते होंगे कोई मां कोई बहन अपने एक मासूम साल 1.5 साल के छोटे बच्चे को घर में छोड़कर 10 दिन के लिए घर से बाहर चली जाए और 10 दिनों के बाद वह मां या बहन जब घर में वापस लौटती है और उसका छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा घुटनों के बल चलता हुआ मां 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 कहकर जिस समय मां की ओर दौड़ता है और मां उस बच्चे को जमीन से उठाकर जिस समय अपने सीने से लगा लेती है, तो मां को जिस सुख की प्राप्ति होती है मेरे दोस्तों, वह शरीर का सुख नहीं होता है, वह मन का सुख नहीं होता है, वह बुद्धि का सुख नहीं होता है, यह आत्मा सुख होता, आत्मा का सुख होता है। इसे ही आत्मीय सुख कहते हैं। विराट के साथ समाज के साथ यदि आप आत्मिक हो गए आपका सुख बड़ा हो जाएगा। समाज से आगे बढ़कर आप पूरे देश के लिए, देश के साथ यदि आप अपने को आत्मीय रिश्ता जोड़ लिया आपका सुख बड़ा हो जाएगा। पूरे विश्व के साथ जोड़ लिया तो आपका सुख और बड़ा हो जाएगा। और शायद इसीलिए हमारे ऋषियों और मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम की घोषणा की थी कि भारत में रहने वाले लोग ही एक परिवार के सदस्य नहीं है, बल्कि विश्व की धरा पर रहने वाले, चाहे किसी जात पात पंथ और मजहब को मानने वाले क्यों न हो, सभी एक परिवार के सदस्य हैं। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। भारत ने किया, मन बड़ा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट, मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, दोनों। आर्थिक विकास भी होना चाहिए, भौतिक विकास भी होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। सिस्टम एजुकेशन का ऐसा होना चाहिए कि हर तन के सुख के लिए धन धान मिल जाए, हर मन के सुख के लिए मान सम्मान मिल जाए, हर बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान मिल जाए और हर आत्मा के सुख के लिए भगवान मिल जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कितना बड़ा मन था। महात्मा गांधी के एक आग्रह पर इस राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कितना बड़ा फैसला किया था, उसको आप अच्छी तरह जानते हैं। यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने फैसला कर लिया होता, जैसे पाकिस्तान की मांग उठ रही थी अलग से पाकिस्तान बनना चाहिए मजहब धर्म के आधार पर, उन्होंने फैसला कर लिया होता तो आज भारत की हालत क्या होती। मन बड़ा था, मन बड़ा था। बड़े मन से ही बड़ा काम किया जा सकता है। और आज जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर सभा, आपने सभागार का नाम रखा है कुलपति महोदय, यह अटल बिहारी वाजपेयी जी ही कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता है, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और बच्चों, बराबर अपने जीवन में ध्यान रखना, काम करना है तो बड़े मन के साथ काम करना। मैं दावे के साथ कहता हूं, बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करने से तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। दुनिया के दूसरे देशों में आप जैसे नौजवान क्या कमाल कर रहे हैं। सुनीता विलियम्स, भारत मूल की रहने वाली, उसका नाम आपने सुना। कल्पना चावला, जब वो आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं तो अपने आप हम लोगों का मस्तक गर्व के साथ ऊंचा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे युवक और युवतियां दुनिया के दूसरे देशों में पड़े हैं। मैं तो ईश्वर से अंत में यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि ईश्वर आप लोगों के अंदर भी वह क्षमता दे ताकि आप भी भारत को बनाने में पूरे विश्व कल्याण की दृष्टि से आप अपना अधिकतम योगदान कर सकें। पुनः इसी के साथ आपके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।